साथियों नमस्कार, मैं मनोज सारण। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं FCA इंस्टीट्यूट चोटीगढ़ के द्वारा 5 अप्रैल को आयोजित लैब असिस्टेंट पेपर के फिजिक्स पोर्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम है कि सरल आवर्त गति कर रहे एक कण का त्वरण किसके समानुपाती होता है। हम जानते हैं कि यदि कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो उस पर प्रत्यानयन बल लगता है F बराबर -kx, ठीक है। और F बराबर ma न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर ma - kx। यहाँ से जो कण का त्वरण आएगा a बराबर -k/m और x। यहाँ से पता चल रहा है जो कण का त्वरण है वो कण के विस्थापन के समानुपाती है, ठीक है। और यहाँ जो राशि k/m है इसको कहा जाता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एक सरल लोलक का आवर्तकाल t है, इसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो नया आवर्तकाल क्या होगा। हम जानते हैं कोई ये एक सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक, इसकी लंबाई है l और द्रव्यमान कितना है बॉब का f। तो इसको हम खींच कर यहाँ से जैसे ही छोड़ते हैं तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ पहुँचेगा। ये एक दोलन है। इस एक दोलन में जो समय लगता है उसको बोला जाता है आवर्तकाल, और इसका जो फॉर्मूला है t बराबर 2π√L/g। याद रखने के लिए मैंने बताया था कि टीवी है वो LG कंपनी का है। प्रश्न में कह रहा है कि इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो नया आवर्तकाल क्या होगा। तो लंबाई L को कितने कर दिया जाता है 4L। तो हम ये मान लेते हैं कि नई लंबाई L डैश पुरानी लंबाई की कितनी है 4 गुनी। तो नया आवर्तकाल T डैश आएगा वो कितना आएगा 2π√L⁻g। L डैश का मान कितना है 4L, तो 2π/4L/g। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2π√L/g और यहाँ पर √4 अलग लिख दिया मैंने √4 को। तो t बराबर 2π√L/g ये फॉर्मूला था। तो 2π√L/g को मैं ये लिख सकता हूँ पुराना आवर्तकाल t, और √4 को ये लिख सकता हूँ t। तो आवर्तकाल कितना हो गया 2t, तो आवर्तकाल दुगना हो गया। इसका मतलब एक चक्कर लगाने में यहाँ यदि इसको t समय लग रहा था तो अब की बार एक चक्कर या एक दोलन पूरा करने में 2t समय लगता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि अनुनाद की स्थिति में दोलन का आयाम होता है न्यूनतम, शून्य, अधिकतम और अपरिवर्तित। तो मैंने ये अनुनाद की स्थिति में 2-4 स्थितियां लिखी थी, पॉइंट लिखवाए थे आपके कि अनुनाद की स्थिति में ऊर्जा का अधिकतम स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का अधिकतम स्थानांतरण होता है। इसका मतलब जो कण दोलन कर रहा है दोलक को अधिकतम ऊर्जा मिलती है, और जब दोलक को अधिकतम ऊर्जा मिलती है तो वो अधिक आयाम के साथ दोलन करता है। तो यहाँ पर अधिकतम ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, इसका मतलब दोलन का आयाम क्या होगा अधिकतम। दोलन का आयाम अधिकतम होगा। दोलन का आयाम अधिकतम होगा। इसके साथ साथ जो चालक बल लगाए हमने बाहर से, चालक बल या फिर प्रणोदित बल, उस प्रणोदित बल की आवृत्ति तथा दोलन की आवृत्ति, प्रणोदित बल की आवृत्ति एवं दोलन की आवृत्ति बराबर होती है। इसके साथ साथ इसका जो गुणता कारक है, गुणता कारक इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं इसको, क्यू फैक्टर। इसका मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। तो इसके साथ साथ यदि Q मान का हम यदि ग्राफ बनाएं, आवृत्ति और Q मान,
तो Q मान का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से मिलता है आपको। ये जो ग्राफ है वो अधिक तीखा मिलता है यहाँ से। ये ग्राफ ज़्यादा तीखा होगा, जितना ज़्यादा यहाँ से तीखा मिलता है तो अनुनाद उतना ही अच्छा है और Q का मान उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या कर रहा है, अनुनाद की स्थिति में दोलन का आयाम क्या होगा, तो दोलन का आयाम होगा अधिकतम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एसएसएम कर रहे किसी कण के कुल ऊर्जा निर्भर करती है। हम देखें कि जो कुल ऊर्जा का फॉर्मूला है E बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ये कुल ऊर्जा का फॉर्मूला है। यहाँ पर m कण का द्रव्यमान है, ये नियत रहता है। ओमेगा क्या है, आवृत्ति है, ये दोलन की आवृत्ति, और ए क्या है, दोलन का आयाम। तो कुल ऊर्जा पता चल रहा है कि दोलन की आवृत्ति और दोलन के आयाम दोनों पर निर्भर कर रही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। मैंने नोट में आपको लिखवाया था कि ये कोई पेंडुलम है, इस पेंडुलम की लंबाई यदि हम कर देवें 1 मीटर लंबाई कर दें, इसको हम यहाँ लाकर जैसे ही छोड़ेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक वापस आने में, इसका मतलब एक दोलन पूरे करने में 2 सेकंड समय लेता है। तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाता है, 2 सेकंड। 1 सेकंड जाने में समय लेता है और 1 सेकंड आने में समय लगता है, तो एक आवर्तकाल होता है 2 सेकंड और इसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि दो स्प्रिंग जिनके बल नियतांक K1 और K2 है तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनका प्रभावी बल नियतांक क्या होगा। देखो ये लॉजिकली अपने पास इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। कैसे कि सपोज दैट एक स्प्रिंग ये है, ठीक है, और दूसरी स्प्रिंग ये है, ठीक है। मैंने आपको ये कहा था कि जिस स्प्रिंग को खींचने में जितना ज़्यादा जोर लगता है तो उसका बल नियतांक उतना ही ज़्यादा होता है। और इन दोनों स्प्रिंगों को हम आपस में यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दें, पहली स्प्रिंग ये और दूसरी स्प्रिंग ये, तो आप अनुमान लगाएं कि ये आसानी से खींची जाएगी या फिर कठिनाई से। तो मैं ये बता दूं आपको कि दोनों स्प्रिंगों को इस प्रकार से जोड़ देने पर ये आसानी से खींची जाएगी। ठीक है, तो आसानी से खींची जाएगी, इसका मतलब इसका यदि बल नियतांक K1 है, इसका बल नियतांक यदि K2 है, इसका बल नियतांक यदि K डैश है, या फिर K नेट बोल देता हूँ इसको मैं, या K इक्विवेलेंट बोला है तो K इक्विवेलेंट बोल देता हूँ, K इक्विवेलेंट। इसका बल नियतांक कितना है, K इक्विवेलेंट। तो जो K इक्विवेलेंट है वो K1 व K2 दोनों से कम होगा। जो K इक्विवेलेंट है वो K1 व K2 दोनों से क्या होगा, दोनों से कम होगा। दोनों से कम होगा तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। इसमें तो क्या है कि बल नियतांक का मान बढ़ रहा है, ये कह रहा है कि जोड़ने के बाद स्प्रिंग को ज़्यादा कठिनाई से खींचा जाएगा। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर। और यदि ऑप्शन डी को चेक करें तो मैं इन दोनों में एक स्पेशल केस रहा हूँ कि यदि K1 और K2 यदि दोनों बराबर हों, इसका मतलब दोनों स्प्रिंग एक जैसी हो, तो क्या जोड़ने के बाद उनका स्प्रिंग नियतांक 0 हो जाएगा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो जोड़ने के बाद जो K इक्विवेलेंट है परिणामी बल नियतांक वो 0 हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ इस स्प्रिंग को आपको खींचने के लिए, इधर खींचने के लिए किसी भी बल नियतांक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तीसरा, रूट K1 K2, यदि दोनों के बल नियतांक बराबर है K1 K2 तो ये हो जाएगा K स्क्वायर, और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, K। इसका मतलब यदि इसका स्प्रिंग नियतांक K है, इसका स्प्रिंग नियतांक K है, तो संयोजन के बाद भी स्प्रिंग नियतांक कितना होगा, K होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर ये है कि जो K इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, K1 K2 बटा K1 प्लस K2। ठीक है, तो ये जो यदि हम कॉमन सेंस लगाएं, जैसे हमने आपको थ्योरी में बताया था कि जिस स्प्रिंग को खींचने में जितने ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है उसका बल नियतांक उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये अनुमान लगा सकते हैं हम कि इन दोनों स्प्रिंगों को जोड़ने के बाद इस स्प्रिंग को हम आसानी से खींच सकते हैं क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ गई। और ये भी बताया था कि लंबाई घटने के कारण उस स्प्रिंग नियतांक का बल नियतांक बढ़ जाता है। यदि लंबाई को क्या कर दें हम 1/n गुनी, इसका मतलब आधा कर देवें या 1/3 कर देवें, तो उसका स्प्रिंग नियतांक कितना हो जाता है, n गुना। ठीक है, लंबाई को कितना कर रहे हैं हम 1/n, तो उसका स्प्रिंग नियतांक कितना हो जाएगा, n गुना। ये बात समझ आ गई होगी। इस फॉर्मूले से हम ये लिख सकते हैं कि 1 बटा जो K इक्विवेलेंट है वो कितना आता है,
1/K1+1/K2। ये है श्रेणी क्रम में परिणामी स्प्रिंग नियतांक यदि दोनों स्प्रिंगों के स्प्रिंग नियतांक K1 और K2 है। और हमने कॉमन सेंस से इस प्रश्न को सही कर दिया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि सरल लोलक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पहले मैं सरल लोलक का आवर्तकाल लिखता हूं कि T बराबर 2π/Lg, T बराबर 2π√L/g। तो क्या दोलन काल है वो द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है? दोलन काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये स्टेटमेंट सही है। छोटे आयामों के लिए ही सरल आवर्त गति का सूत्र मान्य है। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब हम इसकी दोलन की गति की समीकरण लिखते हैं तो एक अप्रोक्सीमेशन काम लेते हैं कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेल टू थीटा। गति की समीकरण में ये अप्रोक्सीमेशन काम लेने के बाद जो समीकरण बनती है वो सरल आवर्त गति की समीकरण को सेटिस्फाई करती है। तो ये भी कथन सही है कि छोटे आयामों के लिए ही मान्य है। और आयाम लगभग इतना होना चाहिए, थीटा का मान लेस देन 10 डिग्री। इसका मतलब आप इस पेंडुलम को यहाँ से अधिकतम कितना ले जा सकते हो? अधिकतम 10 डिग्री तक आप ले जाके छोड़ रहे हो, तब तक इसकी गति क्या होगी? एसएचएम गति होगी। यदि आप 10 डिग्री इसको ज़्यादा लेंगे तो ये गति दोलनी गति हो जाएगी, सरल आवर्त गति नहीं हो जाएगी। ये बात समझ आएगी। तीसरा है कि घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ने पर समय अंतराल घट जाता है। तो ये आप देख लो, दोलक की जो लंबाई है एल का मान बढ़ने पर समय अंतराल का मान टी का मान बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या है? समय अंतराल घट जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है। चंद्रमा पर घड़ी सुस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि टी समानुपाती 1/√g। ठीक है, यहाँ से 1/√g। चंद्रमा पर जाने पर जी का मान घट जाता है। जी का मान जैसे ही घटता है तो उस दोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ने का अर्थ ये हुआ, इस दोलक को यहाँ से जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो ज़्यादा समय लगेगा। इसका मतलब धीरे धीरे चल रही है घड़ी, तो चंद्रमा पर घड़ी सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन डी ये भी सही है। ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन सी है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक सरल लोलक की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तो इसके आवर्तकाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो हम पहले लिखते हैं कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल है उसका फॉर्मूला है 2π√L/g। हम यहाँ पर केवल लंबाई में परिवर्तित कर रहे हैं, जी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि t समानुपाती √L। ठीक है, तो प्रतिशत परिवर्तन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रतिशत परिवर्तन बराबर t' माइनस t/t गुणा में 100%। t समानुपाती √L है और t' कितना हो जाएगा? 40% बढ़ा रहे हैं तो 1.44L। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? √t' का मान कितना है? समानुपाती लिख सकते हैं। t' का मान है 1.44L का स्क्वायर रूट माइनस t का मान कितना है? √L गुणा ये 100%। 100%। √L से √L कॉमन होकर कैंसिल हो गया। ये बचा अपने पास 1.44 का स्क्वायर रूट माइनस 1 और गुणा में 100% बराबर 1.44 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 1.2 माइनस 1 गुणा में 100% बराबर 1.2 माइनस 1 कितना हो गया? 0.2 गुणा में 100% बराबर में 20%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसको आप डायरेक्ट याद रख रहे हैं, ये अच्छा प्रॉब्लम है कि कई एग्जाम्स में पूछा गया है ये पहले भी। नेक्स्ट देखते हैं कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का माध्य स्थिति पर वेग कितना होता है। तो माध्य स्थिति पर वेग होता है v बराबर, यदि मैं x स्थिति पर वेग लिखूं तो v बराबर ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने v का जो फॉर्मूला है वो x के पदों में लिखा है। क्यों? क्योंकि बात स्थिति की हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो माध्य स्थिति की मैं जब बात करूँ तो माध्य स्थिति पर x का मान कितना हो जाता है? 0। जब जो राशि घट रही है वो यदि शून्य हो जाए या न्यूनतम हो जाए तो v का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम। तो माध्य स्थिति पर वेग क्या आएगा? अधिकतम। और अधिकतम वेग का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? यहाँ से ओमेगा तो है और स्क्वायर रूट में से
ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो ए बचेगा, तो और वी मैक्सिमम बनेगा हमारे पास ए ओमेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि सेकंड लोलक को एक ऐसे ग्रह पर ले जाया जाता है जहां जी का मान पृथ्वी से 1/4 है, 1/4 है, तो वहाँ इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बटा जी है। ये क्या कर रहा है कि जी का मान बदल रहा है, इसका मतलब जी डैश हो जाएगा नया मान, और वो कितना है, प्रारंभिक जी का 1/4 मतलब जी/4। तो आवर्तकाल बदल जाएगा। मान लेते हैं कि आवर्तकाल वहाँ पर कितना है, टी डैश है, टी डैश कितना आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बटा जी डैश, और जी डैश का मान कितना है जी/4, तो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बटा जी/4, और ये कितना आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बटा जी, और जो बटा में बटा रूट 4 है ये कितना आ जाएगा, ये इसको मैं लिख सकता हूँ टी, तो टी डैश बराबर 2t। ठीक है, ये सेकंड लोलक का पहले का आवर्तकाल है और ये सेकंड लोलक का बाद का आवर्तकाल है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो सेकंड लोलक का आवर्तकाल है वो कितना है 2 सेकंड, तो 2 गुणा 2 सेकंड बराबर 4 सेकंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक सरल आवर्त गति करने वाले कण की कुल ऊर्जा E और विस्थापन x के बीच सही संबंध है। हम कुल ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़े हैं 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पर जो कुल ऊर्जा है वो क्या है, नियत है, कुल ऊर्जा नियत है। यह E t व x पर निर्भर नहीं करती। जब नियत है तो समय और स्थिति के साथ निर्भर नहीं करेगी। जो कुल ऊर्जा है टी व एक्स पर निर्भर नहीं करती, पर निर्भर नहीं करती। क्यों? क्योंकि कुल ऊर्जा क्या है, नियत है। ये केवल आयाम और दोलक की आवर्ती पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ लिखा है कि ई है वो विस्थापन पर निर्भर नहीं करती, और मैं ये लिख रहा हूँ कि स्थिति पर निर्भर नहीं करती, एक ही बात है। एक्स है वो विस्थापन भी है और कण की इंस्टेंटेनियस पोजीशन भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी किस स्थिति पर बराबर है। ये कह रहा है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या है, दोनों बराबर है। किस स्थिति पर बराबर है, तो मैं इन दोनों फॉर्मूलों को स्थिति वाले पद लिखूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा को x के पदों में कैसे लिखेंगे, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, या फिर इस फॉर्मूले को मैं k के पदों में लिख देता हूँ डायरेक्ट। कैसे लिखेंगे, 1/2 k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, स्थितिज ऊर्जा को स्थिति के पदों में लिखेंगे 1/2 k एक्स स्क्वायर। तो k/2 से k/2 कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान कितना आ गया 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया a²/2, और x का मान आ गया +-a/√2। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपको ये भी मिल सकता है देखने को, x बराबर +-a/√2। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि अनुनाद के समय दोलन करने वाले वस्तु की आवृत्ति और बाह्य बल की आवृत्ति का अनुपात होता है। ये जो बाह्य बल है इसको बोलते हैं चालक बल, इसको चालक बल भी बोला जा सकता है, प्रेरक बल भी बोला जा सकता है, और प्रणोदित बल भी बोला जा सकता है। प्रणोदित बल भी बोला जा सकता है। इस बल का काम क्या है कि जो अवमंदन के कारण जो ऊर्जा हानि हो रही है, उस ऊर्जा हानि को ये लगातार पूर्ति करता जाता है और दोलन के आयाम निश्चित बने रहते हैं। इस स्थिति में बाह्य बल की जो आवृत्ति है और वो दोलन की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। इसका मतलब दोनों आवृत्तियां बराबर है, तो उनका अनुपात कितना हो गया 1:1। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी स्प्रिंग को 2 बराबर भागों में काटने पर प्रत्येक भाग का स्प्रिंग नियतांक कितना हो जाएगा। हमने आपको नोट लिखवाया था कि स्प्रिंग को बराबर n भागों में बांटने पर, बराबर n भागों में काटने पर प्रत्येक भाग का स्प्रिंग नियतांक कितना हो जाएगा,
n भागों में बांटने पर स्प्रिंग नियतांक n गुना हो जाएगा। ठीक है, ये कितना कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो स्प्रिंग हो जाएगा स्प्रिंग नियतांक 2 गुना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसको मैंने ये लिखाया था कि लंबाई को आप कितनी कर रहे हैं, 1/n गुनी, तो स्प्रिंग नियतांक कितना हो जाएगा, n गुना, तो एक ही बात होगी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं कि सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण के बीच कालांतर कितना होता है। वेग का फॉर्मूला लिखा था हमने ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस 5, और त्वरण का फॉर्मूला लिखा था हमने माइनस में ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। इन दोनों में कालांतर की बात करें तो यहाँ तो ये पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है, इसके कारण कालांतर कितना आ गया, 180 डिग्री। यहाँ पर कोस का फंक्शन है और यहाँ पर साइन का फंक्शन है, इनके कालांतर जो कालांतर है वो है माइनस का 90 डिग्री। तो ये टोटल कालांतर कितना बच गया आपके पास, 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये कालांतर मैंने आपको स्थिति में, वेग में, स्थिति में, त्वरण में सभी का बताया है जब आपने थ्योरी पढ़ाई थी कि यदि y बराबर 5 साइन 100t प्लस 0.5 मीटर एक SSM की समीकरण है तो इसकी कोणीय आवृत्ति कितनी होगी। हम जानते हैं कि SSM की जो स्टैंडर्ड समीकरण है वो है y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसको y के पदों में या फिर ये y x में विस्थापन है, हम x में भी विस्थापन लिया जा सकता है। ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसने y को लिखा है तो हम y ले रहे हैं। इन दोनों को कंपेयर कराएं तो कोणीय आवर्ती ओमेगा का मान कितना हो रहा है। यहाँ पर t का जो गुणनफल है वो गुणांक है वो क्या है, ओमेगा, और यहाँ पर t का गुणा कितना है, 100, तो ओमेगा का मान कितना हो गया, 100। क्योंकि ओमेगा कोणीय आवर्ती है तो इसका मात्रक कितना हो जाता है, रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अन्नाद की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए है द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, अवमंदन पर और केवल आयाम पर। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अवमंदन पर। कैसे, कि जो अन्नाद की तीक्ष्णता बढ़ती है तो अन्नाद जितना ज़्यादा तीक्ष्ण होता है Q का मान उतना ही अधिक मिलता है आपको। ठीक है, तो ये अधिक अनुनाद है। एक स्थिति ले ली हमने, दूसरी स्थिति हम ले रहे हैं ये इस प्रकार से, और तीसरा ग्राफ बन रहा है ये इस प्रकार से। हम 3 ग्राफ बना लेते हैं और तीनों से हम क्या समझेंगे, अनुनाद समझेंगे। ठीक है, तो तीसरा ग्राफ है ये। ठीक है, हमने 3 ग्राफ बना लिए। इन तीनों को समझते हैं कि किस स्थिति में अनुनाद अधिकतम है और किस में अनुनाद न्यूनतम है। यहाँ पर अनुनाद क्या है, अच्छा अनुनाद है। अच्छा अनुनाद क्यों है, क्योंकि ये जो ग्राफ Q में और आवर्ती में हमने बनाए हैं तो Q का मान अधिकतम है और ये ग्राफ क्या है, अधिकतम तीक्ष्ण है। ठीक है, यहाँ पर जो अनुनाद है वो कमजोर है या फिर सामान्य अनुनाद कह सकते हैं हम, अच्छा सामान्य, और यहाँ पर इस स्थिति में अनुनाद क्या है, दुर्बल अनुनाद है। ठीक है, अनुनाद जितना अच्छा होता है इस ग्राफ की जो हाइट है और ये जो तीखापन है, तीक्ष्णता है, शार्पनेस है, वो उतनी बढ़ती जाती है। हम ये कह सकते हैं कि अनुनाद जितना कमजोर पड़ रहा है उतना ही अवमंदन बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में आयाम अधिकतम होते हैं और अवमंदन बढ़ने पर आयाम घटते जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में अवमंदन क्या है, अधिकतम है। अति अवमंदन की स्थिति है ये, जो तीसरा ग्राफ बनाए हमने, ब्लैक लाइन दिख रहा है आपको, वो है अति अवमंदन। और ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये है आपको दुर्बल अवमंदन या फिर चरम अवमंदन बोल देते हैं इसको, चरम अवमंदन। और ये जो एकदम तीखा ग्राफ दिख रहा है आपको ब्लू लाइन में, यहाँ पर अवमंदन एकदम न्यूनतम है तभी अच्छा अनुनाद मिला है, तो ये है न्यून अवमंदन की स्थिति, न्यून अवमंदन। तो ये जो ग्राफ है इसकी तीक्ष्णता किस पर निर्भर कर रही है, अति अवमंदन में ग्राफ एकदम फ्लैट सा दिख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल तीखापन नहीं है। चरम अवमंदन, जैसे ही अवमंदन कम हुआ थोड़ा तो
ये जो ग्राफ है इसकी तीक्ष्णता थोड़ी बढ़ गई, न्यून अवमंदन, यहाँ पर अवमंदन का मान बिल्कुल कम है, तो ये जो ग्राफ का जो तीखापन है वो और बढ़ गया। तो जो अनुनाद की जो तीक्ष्णता है वो अवमंदन पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि एक सरल आवर्त गति कर रहे कण का समीकरण x बराबर 10 sin 10 पाई टी प्लस पाई बाई 6 मीटर है, तो कण का आवर्तकाल क्या होगा। मैं एसएसएम की एक स्टैंडर्ड विस्थापन समीकरण लिख रहा हूँ। x बराबर, यहाँ पर कोणीय आवर्ती ओमेगा है, t का जो गुणांक है वो, यहाँ पर t का गुणांक कौन है 10 पाई, तो ओमेगा का मान कितना हो गया 10 पाई। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बटा ओमेगा का मान कितने 10 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2/10, इसको लिख देते हैं 1/5 और ये 0.2 सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि एक स्प्रिंग जिसका बल नियतांक 1200 न्यूटन पर मीटर है, उसे 3 किलोग्राम का द्रव्यमान लटकाया गया है, इस निकाय की कोणीय आवृत्ति कितनी होगी। हमने आपको बताया था कि आवर्तकाल कितना है इसका, t बराबर 2 पाई रूट में m बटा k, ठीक है। और आवर्तकाल का फॉर्मूला ये भी है t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। दोनों को यदि कंपेयर करें तो ओमेगा का मान कितना निकल कर आता है रूट में k बटा m, ठीक है। तो रूट में k का मान स्प्रिंग नियतांक कितना है 1200 न्यूटन पर मीटर और द्रव्यमान कितना है उसका 3 किलोग्राम। 1200 बटा 3 कितना हो गया 400 और ये कितना आ गया आपके पास 20 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि एसएसएम कर रहे एक कण का अधिकतम वेग कितना है 16 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, वी मैक्सिमम कितना दे दिया आपको 16 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ कि वी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा, आयाम गुणा कोणीय आवृत्ति, ठीक है। आगे कह रहा है अधिकतम त्वरण का फॉर्मूला 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ए मैक्सिमम कितना दे दिया आपको माइनस में ए ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों को मान दे दिया, तो उसका आयाम क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो हम इनका अनुपात ले लेते हैं, वी मैक्स बटा ए मैक्स बराबर ए ओमेगा बटा माइनस में ए ओमेगा स्क्वायर। हम केवल परिमाण की बात करें तो इस माइनस को छोड़ रहे हैं, ए से ए कैंसिल हो गया और ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर केवल ये ओमेगा बचा। वी मैक्सिमम का मान कितना है आपके पास 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ए मैक्सिमम का मान कितना है 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर यहाँ है 1/ओमेगा, तो ओमेगा का मान कितना आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये जो ओमेगा का मान है इसमें हम रखेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए बराबर वी मैक्स बटा ओमेगा, अधिकतम वेग का मान कितना है आपके पास 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 16 बटा ओमेगा का मान कितना है 4 रेडियन प्रति सेकेंड, ये आ जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि दो स्प्रिंग जिनके बल नियतांक k और 2k हैं समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों बल नियतांक, दोनों स्प्रिंगों को क्या कर दिया हमने समानांतर क्रम में जोड़ दिया, एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग ये है, इनके साथ एक द्रव्यमान m को अटैच कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे एक रिजिड स्पॉट है, इसका स्प्रिंग नियतांक k और इसका 2k, इसके साथ m द्रव्यमान को लटका दिया हमने, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा। अब आप यूँ बताएं जो k नेट है वो कितना हो जाएगा। पहले एक स्प्रिंग को खींचने में जो बल लग रहा था वो k के कॉरेस्पॉन्डिंग था, अब दोनों स्प्रिंगों को खींचने में जो बल लग रहा है वो k के कॉरेस्पॉन्डिंग है। आप मुझे ये बताएं कि अब इस द्रव्यमान को इधर खींचना आसान रहेगा या फिर मुश्किल रहेगा। जब दोनों यदि अलग अलग स्प्रिंग लगे तो आसान रहेगा और यदि दोनों स्प्रिंगें साथ में लगा दी तो मुश्किल हो गया। इसका मतलब इसका जो बल नियतांक है वो बढ़ गया। बल नियतांक बढ़ रहा है तो इसका मतलब k1 और k2 दोनों जुड़ रहे हैं, ठीक है। और k1 का मान है k, k2 का मान है 2k, परंतु श्रेणीक्रम संयोजन में बल नियतांक घट रहा था क्योंकि स्प्रिंग को खींचने में हमें कम बल की आवश्यकता पड़ रही थी। तो वहाँ पर 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 था, और इस स्थिति में परिणामी जो बल नियतांक है दोनों स्प्रिंगों के बल नियतांकों के योग के बराएगा और यहाँ पर 3k हो जाता है। तो हम जानते हैं आवर्तकाल का फॉर्मूला होगा t बराबर 2 पाई रूट में m/k इफेक्टिव, तो 2 पाई रूट में m/k इफेक्टिव का मान कितना है 3k, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि 100 न्यूटन पर मीटर बल नियतांक वाली स्प्रिंग से 1 किलोग्राम द्रव्यमान लटका है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी यदि इसका आयाम कितना है 0.1 मीटर। तो हमें कुल मिलाकर अधिकतम स्थितिज ऊर्जा पूछी है।
और अधिकतम स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला और अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसका मान होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। m ओमेगा स्क्वायर को हम k लिख सकते हैं, स्प्रिंग नियतांक या फिर बल नियतांक 1/2 k ए स्क्वायर। तो स्थितिज ऊर्जा का जो अधिकतम मान निकल कर आता है 1/2 k का मान है 100 गुणा a का स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर। ये हो गया 1/2 गुणा 100 गुणा 0.1 का स्क्वायर मतलब 1/10 गुणा 1/10, ये हो गया 1/100। 100 से 100 कैंसिल, 1/2 मतलब 0.5 जूल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यदि एक स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय का पृथ्वी पर आवर्तकाल t है और इसे चंद्रमा पर ले जाने पर आवर्तकाल कितना हो जाएगा। स्प्रिंग नियतांक का जो आवर्तकाल का फॉर्मूला है t बराबर 2π√m/k। चंद्रमा पर जाने पर क्या बदल जाता है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान बदलता है। उस जो द्रव्यमान था उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा चंद्रमा पर जाएगा तो भी, और स्प्रिंग की जो प्रवृत्ति है वो भी नहीं बदलेगी। यहाँ पर स्प्रिंग नियतांक भी k रहेगा, चाहे आप इसको किसी प्लेनेट पर ले जाएं, स्प्रिंग नियतांक जो है वो सेम रहेगा। तो आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यदि यही केस सिंपल पेंडुलम के लिए होता, सिंपल पेंडुलम का जो आवर्तकाल है वो है t बराबर 2π√l/g। जैसे ही आप इसको चंद्रमा पर लेके जाते तो g क्या हो जाता, g/6, तो t क्या हो जाता √6t। इसका मतलब आवर्तकाल उसका बढ़ जाता। आवर्तकाल यदि बढ़ जाता इसका मतलब दोलन क्या हो जाते, सुस्त पड़ जाते। परंतु ये स्प्रिंग द्रव्यमान के केस में स्टिल आवर्तकाल t ही रहेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि एसएसएम कर रहे कण का माध्य स्थिति से कितनी दूरी पर वेग अधिकतम वेग का आधा हो जाएगा। यहाँ पर दूरी पर इसका मतलब स्थिति की बात कर रहा है और वेग की बात कर रहा है। तो वेग को हम लिखेंगे स्थिति के पदों में, उसका फॉर्मूला होता है ω√a² - x²। वेग का मान कितना हो रहा है, अधिकतम वेग का आधा हो रहा है। इसका मतलब वे मैक्स बटा 2 बराबर ω√a² - x²। वी मैक्स का मान होता है हमारे पास a ω/2 बराबर ω√a² - x²। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a²/4 बराबर a² - x²। x² को LHS में हिलाते हैं, a²/4 को RHS में लेके जाते हैं तो क्या बनेगा x² बराबर a² - a²/4, ये बनेगा 3/4 a² और x का मान आ जाएगा √3/2 a। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, दो सरल आवर्त गतियां y1 और y2 का परिणामी आयाम कितना हो जाएगा। तो सुपरपोजिशन से हम देख सकते हैं कि y बराबर y1 प्लस y2 और परिणामी आयाम का फॉर्मूला कितना था a नेट, जिसको हमने क्या बोला था r बराबर √a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, पहली तरंग का आयाम a1 का मान कितना है कैपिटल A, तो a² प्लस दूसरी तरंग का आयाम a2, इसका मान भी कितना है कैपिटल a² प्लस 2, यहाँ पर a1 और a2 दोनों बराबर है तो a² और cos फाई। फाई का मान क्या, इसमें और इसमें कलांतर कितना है, अभी हमने पढ़ा था कि एक साइन फैक्टर और दूसरा कोस फैक्टर है, कलांतर हो जाएगा 90 डिग्री। कोस 90 का मान कितना हो जाता है 0, तो ये पूरी टर्म हो जाती है 0, तो √2a², ये मिल जाएगा आपको √2a। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्प्रिंग जिसका बल नियतांक कितना है के दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि इनकी लंबाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा 1/1:2। पहले लंबाई कितनी है L, उसके बाद 1:2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/3L और 2/3L। इसका स्प्रिंग नियतांक कितना है K, तो इसका कितना हो जाएगा, लंबाई हो रही है 1/3 तो स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा 3K। इसकी लंबाई हो रही है 2/3L, तो इसका स्प्रिंग नियतांक कितना हो जाएगा 3/2K। हमने ये कहा था कि लंबाई को 1/n गुणी पर स्प्रिंग नियतांक कितना हो जाएगा n गुना, तो लंबाई 1/3 करने पर स्प्रिंग नियतांक 3 गुना और लंबाई 2/3 करने पर स्प्रिंग नियतांक 3/2। तो लंबे भाग का स्प्रिंग नियतांक कितना होगा, तो लंबे भाग ये है
ये भाग लंबा है, तो इसका स्प्रिंगता कितना है 3/2K। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि लिफ्ट में रखे एक सरल लोलक का आवर्तकाल T है। यदि लिफ्ट G/A त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो नया आवर्तकाल कितना होगा। ये हमारे पास कोई लिफ्ट है, इस लिफ्ट में ये सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण G लग रहा है इस पर, ठीक है। जब ये लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, या यूँ कहें कि ये mg इसका भार नीचे लग रहा है, द्रव्यमान है m है और g गुरुत्वीय त्वरण है, तो जो भार बल है mg नीचे की तरफ लग रहा है। यदि ये लिफ्ट a त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो इस m द्रव्यमान पर एक सूडो फोर्स लगता है इस त्वरण की विपरीत दिशा में, उसका मान होगा ma। तो इसका जो नेट वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा mg प्लस ma। तो सूडो फोर्स होता है ma, वो त्वरण की विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। तो यहाँ फिर m कॉमन आ गया g प्लस a, तो g नेट का मान कितना हो गया g प्लस a। जब त्वरण ऊपर की ओर है लिफ्ट का, तो त्वरण a है वो g के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो पहले कितना था आवर्तकाल t बराबर 2 रूट ऑफ l बटा जी। अब आवर्तकाल कितना हो जाएगा t डैश बराबर 2 रूट में l बटा जी डैश में क्या हो गया g प्लस a, और एक त्वरण का मान कितना है g/4, ये हो गया g/4, ठीक है। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ l बटा ये g प्लस g/4, ये कितना हो जाएगा 5/4g, ठीक है। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ l बटा जी, और ये कितना आ जाएगा रूट में 4/5। ये तो हमारे पास t का मान है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि t डैश बराबर t, और रूट में 4/5 को ये लिख देते हैं 2/√5। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि एसएसएम कर रहे कण की गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात माध्य स्थिति से 1a/2 की दूरी पर क्या होगा। हमें गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात पूछा है, ठीक है। गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात कितना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कितना है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अनुपात कुल ऊर्जा का फॉर्मूला कितना है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। x का मान कितना दिया है a/2, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a/2 रुकूंगा तो जैसे आ जाएगा a स्क्वायर /4 बराबर अनुपात 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर से 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर /4 कितना हो जाएगा 3/4 a स्क्वायर, और अनुपात यहाँ पर कितना है a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये अनुपात आ जाएगा 3/4 अनुपात 1, ये आ जाएगा 3/4। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि एक ही लंबाई के दो सरल लोलकों के गोलकों का द्रव्यमान कितना है m1 और m2। यदि m1 और m2 बराबर हो तो उनके आवर्तकालों का अनुपात क्या होगा। क्योंकि लंबाई l है, दोनों की क्या है बराबर है, आवर्तकाल केवल और केवल किस लंबाई पर निर्भर कर रहा है, उनके द्रव्यमान पर निर्भर कर ही नहीं रहा। यदि द्रव्यमान ये बराबर नहीं भी होते तो भी अनुपात 1:1 ही होता। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एस में तात्क्षणिक वेग v का फॉर्मूला कितना होता है v बराबर ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया a/4। दूसरा है तात्क्षणिक त्वरण a का फॉर्मूला a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, त्वरण है वो विस्थापन के समानुपाती, तो b का a हो गया, b का 1 हो गया। सी कर देते हैं गतिज ऊर्जा कितनी होती है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख देते हैं k, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ऑप्शन बी, सॉरी 2। तो गतिज ऊर्जा सी किस में जाएगा 2 में, और स्थित ऊर्जा डी है वो किस में जाएगा 3 में। इसमें आप चेक कर लेना कौन सा आंसर सही है।